तो इसको देख लो। तो हमने numpy को इंपोर्ट किया और एक मैंने 2D एरे बना दिया। एक 2D एरे बना लो। ये मैंने एक 2D एरे बना दिया, ठीक है। ये बना लो। तो मैंने 4x2 का हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया, ठीक है। अब इस एरे के लिए ना हमें अलग अलग स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ तक हो गया सबका। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको रेंज बताने जा रहा हूँ। रेंज के बारे में पढ़ा है सबने। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? मैक्स माइनस मीन, ये तो होता है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्स माइनस मीन। तो अभी मैं ये जो मैंने एरे बनाया है 2D एरे, अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है, और मीन वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका अगर मैं रेंज निकालूंगा तो क्या आएगा, 8 आना 8। चाहिए, है ना। तो अब numpy में रेंज निकालने के लिए, है ना, इसमें np डॉट एक ptp नाम का फंक्शन होता है, और इस ptp फंक्शन में मैं क्या करूंगा, इस एरे को पास कर दूंगा। तो देखो आ रहा है, पीटीपी का फुल फॉर्म होता है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक टू पीक वैल्यू। तो ये चीज आपको याद रखना है कि numpy में अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए पीटीपी नाम का फंक्शन होता है, पीक टू पीक। क्लियर। अब रेंज का एडवांटेज ये है कि बाय डिफॉल्ट इसमें एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को एक्सिस का कॉन्सेप्ट बताया था जब मैंने सम फंक्शन बताया था, मीन बताया था, मैक्स बताया था। तो वहां पे हमने एक्सिस बाय डिफॉल्ट नन होता था, और जब हम एक्सिस 0 देते थे तो वो कैसे काम करता था, कॉलम वाइज, और एक्सिस 1 देते थे तो रो वाइज काम करता था। तो यहाँ पे भी एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने एक्सिस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या ले रहा है, नन ले रहा है, तब तो ये होल एलिमेंट का वो रेंज निकालेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपने एक्सिस 0 दे दिया तो अब ना कॉलम वाइज रेंज निकालेगा। तो पहले कॉलम में अगर मैं रेंज निकालूंगा तो क्या आना चाहिए, 7 7। 7 आना चाहिए, और दूसरे कॉलम का रेंज क्या आना चाहिए, 7। 7। 9 माइनस 2 7 ही तो होगा। और अगर आपने एक्सिस 1 दे दिया तो अब 4 अलग अलग वैल्यू आएगी, रो वाइज देखेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, यानी कि अभी आप यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाओगे तो देखो एक्सिस नन दे रखा है। तो अब मैं क्या जी। करूंगा, यहाँ पे np डॉट ptp यूज करूंगा,
और एरे के साथ मैं यहाँ पे एक्सिस में 0 दे दूंगा। तो एक्सिस में 0 देने का मतलब, अब देखो कॉलम वाइज निकाल रहा है। तो पर्टिकुलर अगर आपको होल एलिमेंट का निकालना है तब तो आपको एक्सिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रो वाइज और कॉलम वाइज अगर आपको रेंज निकालना है तो आप इजिली जो है एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये काम हमारा कितना आसान कर दिया। अब ये रो वाइज जब निकालेगा तो 4 अलग अलग वैल्यू आएगी। तो देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप जो है रेंज निकाल सकते हो, होल एलिमेंट का भी निकाल सकते हो, प्लस अगर आपको रो वाइज और कॉलम वाइज निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक्सिस का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी क्लियर है सर। कर लिया यहाँ तक? तो इस तरह से आप लोगों को रेंज निकालने का प्रैक्टिस करना है ना। अब हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है ना, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में यही सब तो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, और इसी पे जी सर। सारा मशीन लर्निंग आपका बेस्ड है ना। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो वहां पे हम डिटेल में मैनुअली सारा चीज करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा, मोड पढ़ा होगा, तो किसी को पता है मीन कितने टाइप का होता है? हाँ, मीन किसी ने पढ़ा है कितने टाइप का होता है? तो मीन बेसिकली आपको 3 तरह का मिलेगा। अरिथमेटिक मीन मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा, हार्मोनिक मीन मिलेगा, ठीक है। और तीनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में डिफरेंस क्या होता है, कब हम अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे, कब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, और कब हम हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने मीन पढ़ा है स्टार्टिंग से, वो सारा आपका अरिथमेटिक मीन था। आप लोगों ने शायद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ा नहीं होगा, है ना। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हार्मोनिक मीन यूज होता है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोग को तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पढ़ा तो है, तो लेकिन मशीन लर्निंग के सेंस में आपको कुछ भी नहीं आता। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया तो बस आपको आता है। यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग के सेंस में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का सिग्निफिकेंस बताना है। कि जैसे मान लो मेरे को कोई भी डेटा सेट मिल गया और उस डेटा सेट का मैंने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वेरिएंस निकाला, तो ये निकाल के हम क्या चीज पता कर सकते हैं, एनालिसिस करने में वो क्या हेल्प करेगा, ये चीज आपको बताना है। तो ये चीज शायद आपको किसी को नहीं पता होगा कि हम किसी डेटा सेट के लिए मीन निकालते हैं तो मीन हमें क्या डिनोट करता है, मीन निकालने का पर्पज क्या है, क्यों हम मीन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का पर्पज क्या है। मान लो दो अलग अलग डेटा सेट है, दोनों का मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। पहले डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आ रही है और दूसरे डेटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इससे हम क्या चीज पता कर सकते हैं। तो मेन ये सब सिग्निफिकेंस आपको मेन आपको आना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने फॉर्मूला पढ़ लिया आपको आ गया। फार्मूला तो 8 क्लास के बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा। आ रही बात में? तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि मेन उसको मशीन लर्निंग के सेंस में उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस क्या है, कि कब हम किस सिचुएशन में मीन निकालें और कब हम मीडियन निकालें। आई बात में? तो ये सब जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और स्टैटिस्टिक्स केवल आपको बेसिक नहीं पढ़ना, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका ये सब आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना।
तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आप, और वही सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती। मशीन लर्निंग सारा उसी पे बेस्ड। अगर स्टैटिस्टिक्स अगर आपको नहीं आती तो मशीन लर्निंग आप सीख ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं मीन। तो अभी जो मैं मीन की बात कर रहा हूं वो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, है ना। अभी हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वो सब हम बाद में सीखेंगे जब हम डिटेल में स्टैटिस्टिक्स करेंगे, है ना। अभी जो मैं मीन की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग को जो अरिथमेटिक में मीन की बात कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला तो सबको आता होगा। क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सम अपॉन नंबर। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। मान लो मेरे पास यही 2D एरे है और इसी का मेरे को मीन पता करना है ना। आ रही बात हमें। तो अगर मैं इसको मैनुअली अगर निकालूं तो मैनुअली मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा? पहले तो सबका मैं सम कर लेता हूँ। सबका सम आ गया 38 और 38 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8। 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जी इतना ही तो है। तो जब मैंने मैनुअली निकाला तो आपका इतना आया, है ना। लेकिन हमें मैनुअली तो निकालना नहीं है, हमें नम पाई का मेथड यूज करके निकालना है। तो अभी मैं नम पाई का अगर मैं मेथड निकालता हूँ, np डॉट मीन नाम का इसमें एक फंक्शन होता है, तो उसी नाम का फंक्शन बना दिया। अब इसका भी वैल्यू यही इतना ही आएगा जो मैंने मैनुअली निकाला। तो काम तो ये भी वही कर रहा है, लेकिन हमें करना नहीं पड़ा। तो हमारा काम कितना आसान कर दिया इसने, ये देखो। तो मैंने मैनुअली भी निकाल के दिखाया आपको, और numpy में मीन नाम का फंक्शन होता है। ऑटोमेटिकली जो भी आप एरे पास करोगे उसका वो मीन निकाल के दे देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे भी एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है। बाय डिफॉल्ट एक्सिस नन है, तो ये होल एलिमेंट का मीन निकाल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे बात ये आ गई कि मेरे को रो वाइज और कॉलम वाइज मीन निकालना है। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, तो बहुत आसान है, बस आपको एक्सिस यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपने एक्सिस 0 दे दिया तो कॉलम वाइज मीन निकालेगा, तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी ना। और अगर आपने np डॉट मीन, क्या हुआ, क्या हो गया भाई? हाँ हाँ हाँ, ये तो पहले भी बता चुका हूँ। जब तक एक्सिस नहीं देते वो होल का लेता है ना। अगर एक्सिस में मैं यहाँ पे 0 दे दूँ या 1 दे दूँ तब तो कॉलम और रो करेगा ना, और नहीं देते हैं तो पूरे होल का करता है ना। तो होली का तो निकालना था मेरे को। तो अब समझ में आया सबको? तो इसका मतलब ये है कि मैं रो एंड कॉलम वाइज भी सबका मैं मीन निकाल सकता हूँ। तो कितनी आसानी से निकाल दिया, हमें कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करना पड़ा ना। मिली सेकेंड के अंदर काम वही कर रहा है, लेकिन हमें नहीं करना पड़ा। तो इन्हीं सब लाइब्रेरी की वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस फॉर्मूला आपको याद तब करना है जब आपको इंटरव्यू क्लियर करना हो। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे मैनुअली निकलवा के देखेंगे, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, कंपनी में काम करोगे, तो वहां पे आपको मैनुअली कुछ यूज नहीं करना, यही सब फंक्शन यूज के करके फटाफट काम करना। आ गई बात समझ में? तो रेंज निकालना और मीन निकालना सबको क्लियर हो गया? एंट्री बंद है। जी क्लियर सर। इतना क्लियर हो गया? जी सर। एक इंफॉर्मेशन है, आज से नया रूल बना हुआ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन 10-10 के बाद इसमें एंट्री बंद है, समझ गए? 10-10 के बाद कोई भी अगर आता है तो
मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए दीपक? यस सर। 10-10 के बाद कोई भी अगर आता है तो एंट्री नहीं होगी। आप लोग जी सर। रिकॉर्डिंग पढ़ना जिसको पढ़ना है। इतना क्लियर हो गया? तो मीन क्लियर समझ में सर। आ गया कैसे करना है। अब जी मैं मीडियन के बारे में बता रहा हूँ। तो मीडियन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मीडियन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का और मशीन लर्निंग का, है ना। तो मीडियन के बारे में पढ़ा है किसी ने? मीडियन क्या होता है? हमेशा मिड वैल्यू निकालता है ना। और मीडियन निकालने का भी ना 2 अलग अलग फार्मूला होता है ना। एक इवन नंबर के लिए अलग होता है और एक ऑड नंबर के लिए अलग होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? जी सर। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक ही मैं फंक्शन यूज करूंगा, वो चाहे आपका नंबर इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए काम करे। ठीक है, तो मान लो मेरे को इसी 2D एरे के लिए मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, है ना। आपके पास नमपाई के अंदर मीडियन नाम का फंक्शन होता है, बस मीडियन यूज कर लो, निकाल देगा ये लो। तो अगर आप मैनुअली भी निकालोगे, है ना, तो मैनुअली निकालने का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही आएगा। तो मैनुअली वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सेल पे कर करके बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सर बस हम। हाँ, इंटरव्यू में तो सर हम सर नॉर्मली निकलवाएंगे ना वो, मैनुअली कॉपी के मैनुअली। पेज पे आपको निकाल के एक एक बताना होगा प्रॉपर। ओके। तो वो जब मैं स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा तो पूरा प्रॉपर आपको मैनुअली एक एक चीज करके दिखाऊंगा, कैसे कैसे हम मैनुअली निकालते हैं, है ना। ठीक है सर। तो अभी तो आप लोग को नमपाई के ये सारे फंक्शंस आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये काम करता है ना। और इसमें भी वही एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक्सिस 0 दे दिया, है ना, तो कॉलम वाइज निकालेगा, और एक्सिस 1 दे दिया तो रो वाइज करेगा। तो यहाँ पे भी एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एक्सिस नहीं देते हो, है ना, आ रही बात समझ में? तो एक्सिस अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो होल एलिमेंट्स का मीडियन निकालता है। आ रही बात समझ में? तो इन सब मेथड्स के होने से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया ना। जी सर। तो इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आप मैनुअली फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है ना। अगर डेटा बहुत ज्यादा है फिर तो और बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन वहां पे ये सब फंक्शन मिली सेकेंड के अंदर आपका सारा काम कर रहा है। तो 1 बाय 1 स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। तो ये सब भी इंटरव्यू में पूछता है कि नमपाई में मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, रेंज निकालने का कौन कौन सा मेथड होता है, फंक्शन होता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है थोड़ा, है ना। यहाँ तक हो गया सबका? हो गया सर। चलो आगे देखो। अब आपका मोड आता है। तो एक चीज ये चीज नोट कर लेना कि मोड निकालने के लिए ना नमपाई में कोई फंक्शन उसने नहीं बनाया है। तो मोड निकालना हो तो आपको दूसरी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। नमपाई में मोड नाम का कोई फंक्शन है होता ही नहीं, है ना। तो मोड कैसे निकालेंगे उसके लिए हम दूसरा लाइब्रेरी यूज करेंगे, बाद में बताऊंगा, है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इंटरव्यू में पूछ लिया कि num_py से मोड निकालना है ना। तो मोड निकालने का इसमें फंक्शन नहीं होता है। आप यहाँ पे np डॉट करके और टैब दबाओ ना, शिफ्ट टैब दबाओ, दबाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है। अब यहाँ पे m में चले जाओगे तो कहीं पे भी आपको मोड वाला फंक्शन मिलेगा नहीं। हाँ देख लो, m से कहीं पे भी मोड वाला फंक्शन है?
मीन मीडियन तो दिख रहा है आपको, लेकिन मोड नाम का फंक्शन इसमें कहीं मिलेगा नहीं। ये वाला वो मोड नहीं है, ठीक है। MOD होता है मोड का, है ना। ये मॉडुलस निकालेगा, समझ गए। तो मोड वाला कोई फंक्शन है नहीं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको मोड निकालना है तो उसके लिए हमें, मैंने आप लोग को शायद पाइथन में एक लाइब्रेरी बताई थी स्टार्टिंग में, याद होगा नहीं, स्टैटिस्टिक्स नाम का एक लाइब्रेरी बताई थी, याद है। याद होगा नहीं। हाँ, यही चीज बोल देना इंटरव्यू में, आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो स्टैटिस्टिक्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, स्पेशली इसमें सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मीन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का भी फॉर्मूला नहीं है नमपाई में, फंक्शन नहीं है ना, लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स में सारा मिल जाएगा। और मोड भी 2 तरह का होता है, एक सिंपल मोड होता है, एक मल्टी मोड होता है। तो जब ये वाली लाइब्रेरी आप यूज करोगे ना, तो इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। ये देखो, ये बनाई स्पेशली किसके लिए है, स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये देखो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दे रहा है, सारे मिल जाएंगे इसमें। लीनियर रिग्रेशन, मीन, मीडियन। मीडियन भी कई तरह का होता है, हाई लो मोड, मल्टी मोड दिखा रहा है। वेरिएंस भी 2 तरह का होता है, सैंपल वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। तो सारा क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, सारे मिल जाएंगे इसमें, एक एक चीज। ये देखो, आ गई बात समझ में। तो ये वाला जो लाइब्रेरी है स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के लिए, आ रही बात समझ। तो इसको हम बाद में करेंगे, जब हम स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा ना मैं मैनुअली, तब बताऊंगा ना, क्योंकि अभी आप लोग को हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पता ही नहीं। तो उस समय जब मैं बताऊंगा तो इस लाइब्रेरी को पूरा डिटेल में कराऊंगा। अभी के लिए बस ये याद रखना कि नमपाई में आप मोड नहीं निकाल सकते, हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते, ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, है ना। मेथड नहीं दिया, ठीक है। इतना क्लियर। चलो आगे देखें। जी। तो रेंज, मीन, मीडियन सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। समान करना है। क्या हुआ, हेलो। जी सर। हाँ, क्या हुआ। कुछ नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का फैक्टर है, और पूरा जो मशीन लर्निंग है वो इसी पे बेस्ड है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैनुअली कैसे कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो हमें फॉर्मूला, कुछ फंक्शन फॉर्मूला यूज करना नहीं, सीधे डायरेक्ट निकालना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, np डॉट std स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का एक फंक्शन बना दिया। देखो, अपने आप निकाल दिया। std नाम का मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें भी एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक्सिस नहीं दिया तो होल एलिमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है। आ गई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन। एक्सिस 0 रो वो कॉलम और एक्सिस 1 रो। हाँ, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कॉलम वाइज निकालना है तो आप एक्सिस क्या दे दो, 0 दे दो। एक्सिस 0 दे दिए, कॉलम वाइज निकालेगा। और एक्सिस 1 दे दिए तो क्या निकालेगा, रो वाइज निकालेगा। चीजें क्लियर। अब 1 बाई 1 स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन समझ में आ रहा है ना। तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है ना। मेन है आपको मैनुअली आना चाहिए, और मैनुअली निकालने का आप लोग को
प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में मैनुअली ही पूछेगा, है ना। तो मैनुअल आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, है ना। आता है सर। 7-8 क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैनुअली निकालना मैंने अभी बताया कि जब स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो पूरा प्रॉपर हम डिटेल में बताऊंगा, है ना, कि कैसे कैसे जी सर। फॉर्मूला पे हम मैनुअली अलग अलग डेटा पे एक्सेल पे हम काम करना सीखेंगे, है ना। अब इसके बाद आता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें वेरिएंस ही निकालना होता है, क्योंकि जब तक आप वेरिएंस नहीं निकालोगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकलेगा। जब हम वेरिएंस निकालते हैं ना, उसी का अंडर रूट कर देते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर आपने मैनुअली फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद आ रहा है, वेरिएंस निकालोगे और वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब तक आपको वेरिएंस निकालना नहीं आएगा, तब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। आ रही बात समझ में। तो मैनुअली आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, मीन का, मीडियन का, मोड का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का फॉर्मूला ना। आ रही बात समझ में। जब हम आगे स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस समय फिर मैं पूछूंगा आप लोग। और नमपाई में वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला फंक्शन होता है, मेथड होता है, वेर नाम से बना दिए, वेर। तो वेरिएंस निकाल दिया। अब यहाँ पे भी एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक्सिस नहीं देते हो, है ना, एक्सिस नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, उड़ेगा लेगा। तो कॉलम वाइज या फिर रो वाइज कर सकते हो। अब वन बाय वन आप लोग को नमपाई के स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन समझ में आ रहे हैं, कैसे कैसे करना है। तो आप लोग सारा करके देख लोगे ना। जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। तो इस तरह से आप लोग का जो नमपाई लाइब्रेरी था वो कंप्लीटली फिनिश हो गया। जितना मैंने आपको बताया है नमपाई में, है ना, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। नमपाई में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरा अगर पढ़ने लगोगे तो 6 महीने भी लगेगा तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जितना मैंने आपको बताया है उससे ज्यादा ना आपकी जरूरत पड़ेगी, ना आपसे पूछा जाएगा। इतना ही याद कर लो, वही बहुत है ना। तो नमपाई में अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, 1D में, 2D में और 3D में। अब इन्हीं सब नहीं का है सर। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो रियल यूज बताऊंगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे होती है ना। अब मैं दूसरी लाइब्रेरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पांडाज। और पांडाज लाइब्रेरी का अंत तो है ही नहीं। बहुत सारी चीजें हम पांडाज में डेटा एनालिसिस में करेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम मशीन लर्निंग में करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पांडाज लाइब्रेरी है वो डेटा साइंस का हार्ट है ना, काम ही सारा उसी पे होता है। ठीक है। तो अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पांडाज लाइब्रेरी होता क्या है, और इसका रोल कहाँ पे होता है, और इसका रियल यूज क्या है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को हो गया यहाँ तक सबका। हाँ जी अनीता, यहाँ तक हो गया।
यस सर। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखो, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, काम नहीं कर रहा। अच्छा, होता क्या है, वो तो गूगल में जाकर पढ़ना ना, बोला तो था पढ़ के आने के लिए। अभी नहीं आएगा समझ में, जब मैं स्टेटिस्टिक्स कराऊंगा ना तब बताऊंगा वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी तो बस फंक्शन बता दिया मैंने। अभी इन सब के बारे में जब स्टेटिस्टिक्स करेंगे ना तब बताऊंगा। अरे तो मैंने मैनुअली थोड़ा, अरे सुन तो लो, मैनुअली थोड़ा निकाला। तो जब मैनुअली निकालूंगा तब बताऊंगा ना सारा चीज। और ये तो 8 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये सब 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। पढ़े होगे पहले। हाँ, तो अभी इस पे फोकस मत करो स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि इसका यूज तो होना नहीं है, इसका यूज आएगा मशीन लर्निंग में। तो अभी जब डेटा साइंस खत्म करूंगा, डेटा एनालिसिस, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपको पढ़ना है, तो वहां पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। समझ गए। अभी तो बस मैंने नम पाई में बता दिया कि ये फंक्शंस होते हैं जिससे आप निकाल सकते। समझ गए। चलो आगे देखो। तो अब आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो पांडाज पे करना है ना। तो पांडाज लाइब्रेरी के बारे में समझ लो होता क्या है। एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ये मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, लिखना नहीं है, पढ़ लो। क्या हुआ, अरे बोल बोल के पढ़ने को थोड़ा बोला। तुम तो रिफ्लेक्स सुना रहे हो। अरे अपने मन में पढ़ो, समझ लो पहले। तुम तो बिल्कुल स्कूल के स्टूडेंट हो रहे हो। तो पांडाल लाइब्रेरी के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लो। इसको 2008 में डेवलपर ने डेवलप किया था, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2.1.1 चल रहा है, जो 20 सितंबर को लॉन्च हुआ था। क्या हुआ, पाइथन तो था ना, बना तो पाइथन से ही है। हाँ जी, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि पांडाज का मेन मेन क्या क्या रोल होता है, तो 5 इसमें अलग अलग रोल है। क्या क्या, देखो। बेसिकली पांडाज का यूज करके मैं डेटा को लोड कर सकता हूँ, डेटा को प्रिपेयर कर सकता हूँ, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मॉडल बनाने में, एनालाइज करने में। मेन आपका पांडाज का ये 5 रोल है। इसी के लिए मेन आपका पांडाज लाइब्रेरी यूज होता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। हाँ जी, एक मिनट सर। अब तो तुम पढ़ ही नहीं रहे। उसमें कहाँ से देखने लगे। ये चीज उसमें भी दिख रही है क्या। हाँ, अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब जैसे हमने नमपाई में 1D 2D और 3D एरे बनाना सीखा था, तो वैसे ही पांडाज में भी हम 1D 2D और 3D एरे ही बनाना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अब उसने जो है कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। आपने अभी तक पढ़ा है कि नमपाई में अगर हमें 1D 2D और 3D एरे बनाना हो तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है। अरे मेथड का नाम तो बताओ।
एरे नाम का मेथड, अभी तो बताया था। तो हमने एरे जो मेथड यूज किया था, एनपी डॉट नहीं बताना, एरे मेथड बताना है। एनपी तो नमपाई है, तो नमपाई के अंदर आपका एरे नाम का मेथड मैंने बताया था, और एक ही मेथड आपका तीनों काम करता है, 1D एरे बनाने का, 2D एरे बनाने का और 3D एरे बनाने का, है ना। बस हम वहां पे क्या करते थे, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे तो 1D बन जाता था, डबल लगाते थे तो 2D बन जाता था, और ट्रिपल लगाते थे तो 3D बन जाता था। अब यहाँ पे उसने नाम चेंज कर दिया, मेथड का नाम चेंज कर दिया। अब इसमें आपको तीन अलग अलग मेथड मिलेंगे पांडाज लाइब्रेरी के अंदर। एक मिलेगा सीरीज, एक मिलेगा डेटा फ्रेम, और एक मिलेगा पैनल। तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पांडाज में कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप क्या बताओगे, तीन टाइप, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। और सारा काम आपका जो होता है वो सीरीज और डेटा फ्रेम। इतनी बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई? चलो देखो, तो ये तीन तरह के डेटा टाइप आपको मिलेंगे, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। और ये केस सेंसिटिव होता है। सीरीज नाम का जो मेथड मिलेगा पांडाज के अंदर, उसमें एस कैपिटल होगा। डेटा फ्रेम नाम का जो मेथड मिलेगा, डी और एफ कैपिटल होगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और पैनल में पी कैपिटल होगा। और सीरीज का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, 1D एरे। सीरीज का मतलब क्या हुआ, डेटा फ्रेम का मतलब 2D एरे, और पैनल का मतलब, बहुत तेज हो तुम, इतना क्लियर। अब आपको ये भी बताना है कि पैनल का जो कॉन्सेप्ट था वो पांडाज ने डेप्रिकेट कर दिया, यानी कि अब पांडाज पैनल यूज नहीं होता। तो पांडाज में जो पैनल था ना, देख लो, इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले पैनल पे हम काम कर सकते थे, अब हमारा पैनल पे काम नहीं होता। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में जब आप जाओगे तो सीधे सीधे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसको इस वर्जन से पांडाज में डेप्रिकेट कर दिया गया। और वैसे भी हमें 3D पे काम करना नहीं है, और 3 डायमेंशनल एरे पे अगर आपको काम करना है तो नमपाई का यूज करके बना लेंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हमारे लिए तो काम और आसान हो गया ना, फालतू में हमें पैनल पढ़ना पड़ता, एक क्लास मेरे को और लेनी पड़ती, तो एक क्लास कम हो गया। तो अब आपको केवल सीरीज और डेटा फ्रेम पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मेरे को पैनल बनाने में एक क्लास और लेना पड़ता था, समझ गए। तो आपके लिए काम इसने आसान कर दिया कि पैनल आपको नहीं पढ़ना। चलो आगे देखो। तो ये चीज आप लोग को याद रखना कि पैनल आपको नहीं पढ़ना है, ओनली सीरीज और डेटा फ्रेम पे काम करना है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में, किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी में तो आ ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहे होंगे। तो किसी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी हमने नमपाई में 1D 2D और 3D एरे बनाना सीख लिया, तो मैंने क्या बोला, किसी किसी के मन में आ रहा होगा, किसी के, हाँ, तो जो जो इंटेलिजेंट्स होंगे उन्हीं के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, बाकी सबके मन में थोड़ा आएगा। तो फिर सीरीज और डेटा फ्रेम नया एक डेटा स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन कर दिया, आ रही बात समझ? कुछ तो एडवांस फीचर होगा, कुछ तो ड्रॉबैक होगा नमपाई में, आ रही बात समझ में? और अभी से मैं बता देता हूँ कि जितने भी आगे हम प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं डेटा एनालिसिस में, काम सारा किस पे करना है, डेटा फ्रेम, पंडास पे। डेटा फ्रेम पे, क्योंकि हमें काम ही सारा 2D पे करना है। एक्सेल में जो डेटा मिलेगा, CSV फाइल में जो डेटा मिलेगा वो 2D होगा, रो एंड कॉलम।
जो भी डेटा मिलेगा वो रो एंड कॉलम में ही तो मिलेगा, 1D डेटा तो मिलेगा ही नहीं। तो काम सारा किस पे करना है, डेटा पे। तो डेटा फ्रेम को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो अब मैं 1 बाय 1 जब मैं आप लोग को बताऊंगा तो डिफरेंस क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहले हम सीरीज के बारे में देखें। तो अब आपको जब सीरीज के बारे में जब आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NumPy में 1D एरे और पांडाज में जो सीरीज है दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अलग से मैं बता रहा हूँ, जिसको नोट करने का मन होगा नोट कर लेगा, वो नोट्स में है नहीं, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, NumPy 1D एरे और सीरीज में डिफरेंस। तो 4-5 मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो क्लियर। अब आपको पता है कि NumPy में अगर आपको 1D एरे बनाना है तो आपको एरे नाम का मेथड यूज करना होगा और इसमें सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा, इतना तो पता है। और पांडाज में अगर आपको 1D एरे बनाना है तो pd डॉट सीरीज क्या यूज करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी दीपक, कोई कंफ्यूजन। नो सर। तो पहला डिफरेंस तो ये लिख लेना, NumPy एरे में जब हम 1D एरे बनाते हैं तो इसके अंदर आपको मिनिमम कितने पैरामीटर देना होता है और मैक्सिमम कितना पैरामीटर दे सकते हो, ये किसी को याद है। NumPy तो आपने पढ़ लिया। NumPy में 1D एरे बनाने में, 2D एरे बनाने में, 3D एरे बनाने में हमने एरे नाम का मेथड यूज किया था। तो इस एरे मेथड में हम मिनिमम पैरामीटर कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम पैरामीटर कितना दे सकते हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4। कौन कौन से बताना। ठीक है। अरे ये रेंज और ये रेंज नहीं है कि स्टार्ट इंडो स्टेप आ गया। अरे बहुत बढ़िया। अरे ओनली 2 ही होता है, लिख लो। अरे लिख तो लो, वो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, बताता है, वो दे नहीं सकते। तो ये चीज इंटरव्यू में पूछेगा, लिख लो। एक डेटा और एक डी टाइप, 2 ही पैरामीटर होता है और डी टाइप ऑप्शनल है, आप दो या ना दो लेता है। याद आया। हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बोलो, बात तो वही। 2 ही तो बोलेंगे, 2 से ज्यादा दे नहीं सकते। और क्या दोगे, तीसरा कौन सा था पता ना। हैं? अरे रेंज वाले की बात। एनडी में एट्रीब्यूट होता है, पता करते हैं कि वो 1D है कि 2D है कि 3D है, देते नहीं है। तो लिख लेना, NumPy में मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 2। इतनी बात क्लियर हुई। और सीरीज में लिख लेना मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर। इसमें एक नया पैरामीटर और एड ऑन हो गया जो NumPy एरे में नहीं होता, लिख लो। तो पहला वाला पैरामीटर सीरीज में देना मैंडेटरी है, इंडेक्स और डी टाइप जो 2 पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया सबको, नोट करते चलना साथ साथ। दीपक कोई कंफ्यूजन। नहीं सर।
अब दूसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि जब हमने NumPy में 1D 2D और 3D एरे बनाना सीखा था, और जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करता है। और भाई जब हमने डिस्प्ले भी किया था यहाँ पे, किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा, तो जब ये डिस्प्ले करता है ना हॉरिजॉन्टल, तो ये बताता नहीं है कि किस एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है, बता रहा है। बहुत बढ़िया। शाम को दोनों टाइम का नहीं है। अरे हाँ, इतना क्लियर। तो जब हम डिस्प्ले करते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करता है और ये बताता नहीं है कि किस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है ना। लेकिन सीरीज का एडवांटेज ये है कि जब आप उसको डिस्प्ले करोगे तो ये वर्टिकली डिस्प्ले करेगा और साथ साथ आपका इंडेक्स भी बताएगा कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है। कुछ ऐसे आएगा, मान लो आपने एलिमेंट दे दिया सीरीज में 10, तो पहले कॉलम में वो उसका इंडेक्स बताएगा, तो 10 का इंडेक्स क्या है, 0। तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बात समझ में आई सबको, नहीं आई? तो दूसरा मेजर डिफरेंस आप नोट कर लेना कि जब हम NumPy को जब डिस्प्ले करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करता है और सीरीज वर्टिकल, और डिस्प्ले के साथ साथ इंडेक्स भी बताता है कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है, जबकि NumPy में बताता नहीं है, हमें खुद देखना होता है। अब आप लोग को NumPy 1D एरे के कंपेयर में सीरीज का एडवांटेज समझ में आ रहा है। बहुत सारे प्लस पॉइंट है ना। तो NumPy में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, तो उसको मॉडिफाई करके pandas में नया आपका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया गया। अब आ रहा है समझ में? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? दोनों डिफरेंस हो गया दीपक। जी सर। तीसरा डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने, जब मैंने पाइथन में लिस्ट बनाना और डिक्शनरी बनाना सिखाया था, तो लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस आपको तो पता है कि लिस्ट में जो एलिमेंट हम देते थे उसकी इंडेक्सिंग वो खुद ले लेता था, हम दे नहीं सकते थे। और डिक्शनरी में हम मैनुअली दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो सीरीज है वो लिस्ट और डिक्शनरी का कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्स तो लेगा ही लेगा, लेकिन हम मैनुअली भी इसको इंडेक्स दे सकते हैं। NumPy में आप मैनुअली किसी एलिमेंट को इंडेक्स नहीं दे सकते, हमेशा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड खुद लेगा, आप नहीं दे सकते। सीरीज का प्लस पॉइंट ये है कि सीरीज में दो टाइप की इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। तो लिख लेना, NumPy में केवल एक ही टाइप का इंडेक्सिंग होता है, और जो इंडेक्सिंग वो सिस्टम खुद लेता है, और उस टाइप की इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं पोजिशनल इंडेक्सिंग। क्या बोलेंगे? तो NumPy में केवल पोजिशनल इंडेक्सिंग लेता है, और सीरीज में लिख लेना कि आपका दो टाइप का इंडेक्सिंग लेता है, एक पोजिशनल इंडेक्सिंग और दूसरा होता है लेबल्ड इंडेक्सिंग। लेबल्ड इंडेक्सिंग का मतलब यूजर डिफाइंड, यूजर जब जो चाहे वो इंडेक्स दे सकता है। जैसे अब मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली ए इंडेक्स दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, और इसको मैंने डी दे दिया। चीजें समझ में आ रही है सबको? तो सीरीज का एडवांटेज ये है कि इसमें जो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट लेता है वो तो लेगा ही लेगा, हम मैनुअली भी खुद से भी दे सकते हैं डिक्शनरी की तरफ। अब मैनुअली आप जब दोगे तो चाहो तो आप अल्फाबेट दो, चाहो तो आप नंबर दो, आपकी मर्जी। अब ये मत समझना कि हमने मैनुअली दे दिया तो प्री डिफाइंड वाला काम नहीं करेगा, दोनों तरह से आप एक्सेस कर सकते। अब अगर मेरे को 10 एक्सेस करना है ना, तो मैं 0 इंडेक्स दूं, ए इंडेक्स दूं, है ना, या -4 दूं, बात एक ही है। 3 तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। प्लस पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना काम आसान कर दिया इसने। अरे सब खत्म है मामला। -1, -2, -3, -4, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो मेजर डिफरेंस क्लियर हो रहा है? प्लस पॉइंट। तो जैसे मैनुअली अगर हम देंगे तो बैकवर्ड कैसे चलाएंगे फिर इसको? अरे मैनुअली जब देंगे तो मैनुअली में तो बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अभी मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल में तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लेगा ना। यस सर। तो मैंने पोजिशनल की बात की। लेकिन जब हम लेबल देंगे तो वहां पे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। वहां पे तो जैसे हम देंगे वैसे ऑर्डर को फॉलो करेगा। यस सर। बात समझ में आ गई? और मैनुअली इंडेक्स देने के लिए ही ये नया वाला पैरामीटर आ गया। इसी पैरामीटर का यूज करके तो मैं मैनुअली इंडेक्स दूंगा। अब आ गई बात हमें कि सीरीज में ये नया पैरामीटर क्यों ऐड किया गया? क्योंकि नमपाई में तो हम दे नहीं सकते, लेकिन सीरीज में तो दे सकते हैं। बाकी डी टाइप का तो यूज आप लोग को पता ही है। मेजर मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ नमपाई जी में और सर। सीरीज में? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन अभी तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। दीपक क्लियर है यहाँ तक? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। 1D एरे का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब। कंपेयर कर करके लिखा हुआ है सीरीज के बारे में, डेटा फ्रेम के बारे में, और पैनल के बारे में। तो इसीलिए सीरीज को 1D लेबल्ड एरे बोलते हैं, जबकि नमपाई में आप 1D लेबल एरे नहीं बना सकते। लेबल्ड एरे का मतलब हम मैनुअली किसी भी एलिमेंट को जो इंडेक्स देना चाहें वो लेबलिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो वही चीज हमें सीखना है। और जब मैं डेटा फ्रेम बताऊंगा तब इसमें डिफरेंस बताऊंगा। अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? और तो एक बार सीरीज के बारे में ये पढ़ लो, होता क्या है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग गया सीरीज के बारे में? जी और सिंटेक्स मैंने अभी बताया। अब सीरीज को आप 3 तरह से बना सकते हो, और प्रैक्टिकली मेरे को यही 3 तरह से सीरीज बनाना सीखना है। एक नमपाई एरे का यूज करके, एक डिक्शनरी का यूज करके, और एक स्केलर फॉर्मेट का यूज करके। तो सीरीज को मैं 3 अलग अलग वे में बना सकता हूँ। तो यही चीज अब हमें प्रैक्टिकली सीखना है। तो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप pd डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर मैंने अभी बताया ये 3 पैरामीटर होते हैं। पहला वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है,
आप इंडेक्स और डी टाइप दो या ना दो। बाय डिफॉल्ट अगर इंटीजर वैल्यू लोगे तो int 32 लेगा, और इंडेक्स नहीं दोगे तो पोजिशनल तो लेगा ही लेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। और अगर आपको लेबल्ड इंडेक्सिंग देनी है तब ये दूसरा वाला पैरामीटर यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो बेसिक बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो जी किसी को तो पूछ लो। तो सीरीज और डेटा फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम ही इसी पे करना है, बता रहा हूँ मैं। तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही सीरीज डेटा फ्रेम खत्म होगा उसके बाद आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 1 महीना केवल प्रोजेक्ट ही चलेगा। सर, ननपाई से भी इम्पोर्टेंट सीरीज है ना ये, सीरीज पांडास। और डेटा फ्रेम, ओके। काम ही आपको सीरीज और डेटा फ्रेम पे करना है। पांडाज लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए भी और मशीन लर्निंग के लिए भी। डेटा क्लीनिंग वाला सारा काम मशीन लर्निंग में पांडाज। अब यहाँ तक तो आप लोग सब सारा कर लोगे। जी सर। आज जितना मैंने बताया इसका अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना, है ना। अब कल मैं सीरीज बनाना बताऊंगा, और सीरीज खत्म करके फिर मैं डेटा फ्रेम के बारे में बताऊंगा कि नमपाई 2D एरे और डेटा फ्रेम में डिफरेंस क्या है ना। सर ये वाली फाइल शेयर करेंगे ना? हाँ हाँ, तो गूगल क्लासरूम में जो भी रिकॉर्डिंग है और जो भी फाइल है वो आप लोग साथ साथ डाउनलोड करते रहना। 2 दिन बस रहेगा, 2 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो ये फाइल मैं अभी अपलोड कर दूंगा नोटपैड का, और एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग। अब कल मैं सीरीज का प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे कैसे बनता है 3 तरह से, और देन उसके बाद फिर हम डेटा फ्रेम करेंगे। और बस डेटा फ्रेम खत्म होते ही फिर आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके सर। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर।